तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, धरती, सिंपल वर्ड में धरती बोल सकते हैं, और सोल मतलब आत्मा। ठीक है, धरती का बारे में कहानी है। देखो, अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वो डाउजी हु लिव्ड इन द 8th century। तो एक पेंटर है जिनका नाम है वो डाउजी। इनके बारे में एक बहुत ही अच्छा किस्सा है जो कब कब रहते थे ये 8th century, 8वीं सदी में रहते थे। अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं सदी। ठीक है। हिज पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशनड, अच्छा, हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशनड बाय द टैंग एम्पेरर जुआनजोंग। उसका अंतिम पेंटिंग वो क्या था? वो एक लैंडस्केप था जिसको किसने बनाने के लिए कहा था? टैंग एम्पेरर जुआनजोंग ने बनाने के लिए कहा था। ठीक है, तो ये नाम याद करके रखना है। पेंटर का नाम है वो डाउजी और इनको पेंटिंग बनाने के लिए किसने कहा था? जुआनजोंग। फिर देखा जाए आगे क्या बोला गया है। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, वो पेंटिंग क्यों बनाने के लिए कहा गया कि आप एक पैलेस वॉल को डेकोरेट करना था राजा का। राजा का नाम क्या है? जुआनजोंग। ठीक है, और टैंग एक जगह का नाम है। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। तो जो पेंटर है उसने अपना पेंटिंग छिपा के रखा हुआ था। कहाँ पर? एक पर्दे के पीछे, स्क्रीन के पीछे। सो ओनली द एम्पेरर वुड सी इट, ताकि सिर्फ एम्पेरर ही वो पेंटिंग को देख पाए। ठीक है, वो पेंटिंग बनाया किसने? वो डाउजी। और उसको बनाने के लिए कहा किसने? जुआनजोंग। और ये पेंटर कौन सा सदी में रहे थे? 8th century। तो इस पेंटिंग को स्क्रीन के पीछे छिपा के रखा गया है ताकि उसको सिर्फ कौन ही देख पाए? एम्पेरर देख पाए। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्पेरर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। बहुत समय के लिए एम्पेरर एडमायर करते थे, तारीफ करते थे उस पेंटिंग का। उस पेंटिंग में क्या क्या बना हुआ था? फॉरेस्ट बना हुआ है, हाई माउंटेन्स बना हुआ है, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ, बर्ड्स इन फ्लाइट। तो ये सब चीज़ बना हुआ है। पहाड़ बने हुए हैं, जंगल बने हुए हैं, वाटरफॉल, झरना, बादल बने हुए हैं, और आदमी दिख रहे हैं उसमें पहाड़ों पर चलते हुए, पहाड़ी रास्तों पर, और चिड़िया उड़ते हुए दिखाए गए हैं वो पेंटिंग में। ठीक है। लुक सर सेड द पेंटर। तो पेंटर बोलते हैं, ये कहानी चल रहा है, ठीक है, पुराना कहानी है ये। बोलते हैं कि सर देखिए, वो पेंटर बोलते हैं एम्पेरर को कि सर इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। पेंटिंग दिखा के बोलते हैं कि सर ये पेंटिंग में आप देखिए पहाड़ का नीचे में केव है। केव मतलब गुफा है, ठीक है, जहाँ पर ड्वेल्स अ स्पिरिट मतलब एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। तभी पेंटर 2 ताली बजाता है वहाँ पर, ठीक है, और तभी क्या होता है कि वो पेंटिंग में से गुफा का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा तो असली में होता नहीं है। ठीक है। द इनसाइड इज स्प्लेंडिड। तो पेंटर बोलता है कि अंदर काफ़ी मज़ेदार है। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। इतना मज़ेदार है कि शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। अंदर काफ़ी मज़ेदार है। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। तो अब चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं, अंदर का खूबसूरती दिखाते हैं। किसका अंदर का खूबसूरती? गुफा का। वो गुफा कहाँ पर है? पेंटिंग में। हाँ, पहाड़ का नीचे बना हुआ है वो। तो इतना बोलते ही द पेंटर एंटर द केव। ताली मार के वो तो केव खोला था, उसमें उसका अंदर घुस गया वो। बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। जैसे ही वो घुसा वैसे ही वो गुफा का दरवाज़ा क्या हो गया? बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश मतलब चौंका हुआ एम्पेरर कुछ बोलता, कुड मूव और अटर ए वर्ड, कुछ बोलता या फिर हिलता अंदर ढुकने के लिए वो भी। द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल। वो पूरे वॉल पर से पेंटिंग ही गायब हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ वो डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। तो वो डाउजी का पेंटिंग का एक बूंद भी नहीं बचा वो वॉल पर, पूरा ही गायब हो गया। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और तब से वो आर्टिस्ट दुनिया में किसी को नहीं दिखा, गायब ही हो गया वो आर्टिस्ट वहाँ से। तो ये कहानी है, ठीक है। तो सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। तो इस चाइना में जो पढ़ाई होता है, उस चाइना का पढ़ाई सब में ये इस टाइप का स्टोरी कुछ ज़्यादा ही आता है, अभी जैसा स्टोरी सुने, ठीक है। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड। तो इन सब छोटे मोटे कहानी के अलावा ये सब स्टोरी और क्या बताते हैं कि आर्ट का वैल्यू बताते हैं कि आर्ट का क्या वैल्यू है ज़िंदगी में।
कॉन्ट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट, मतलब कि कंट्रास्ट मतलब तुलना करो इस स्टोरी का ऊपर वाले स्टोरी का, या फिर और एक स्टोरी है और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर, वो भी एक पेंटर के ऊपर ही स्टोरी है, मतलब उस स्टोरी का तुलना करो या फिर अभी जो बोलने वाले हैं उस स्टोरी का। वो स्टोरी किसके बारे में है? अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन। वो वैसा पेंटर था कि ये ड्रैगन बना देगा पेंटिंग में, लेकिन डर के मारे उसका आई नहीं बनाएगा, ड्रैगन का आई नहीं बनाएगा पेंटिंग में। क्यों? ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। उसको डर था कि कहीं ये ड्रैगन पेंटिंग से बाहर ना उड़ के चला जाए, उसलिए कभी भी ड्रैगन का आँख नहीं बनाता था। तो ये भी एक स्टोरी है। और ऊपर वाला स्टोरी, दोनों स्टोरी का बोला है तुलना करो विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। बोला है कि मेरे नेटिव मतलब जहाँ कोई पैदा हुआ है उस जगह को बोलते हैं नेटिव। तो फ्लैंडर्स बोलता है फ्लैंडर का भी एक कहानी है, उस कहानी से तुलना करो इस दो कहानी का। डेट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग। तो मेरा नेटिव जो जगह है जो कि है फ्लैंडर्स, वहाँ का जो कहानी है, वहाँ का कहानी क्या रिप्रेजेंट करता है? वेस्टर्न पेंटिंग का बारे में रिप्रेजेंट करता है स्टोरी। तो ऊपर का जो दो स्टोरी है ना, वू डाउजी और ये जो अभी वाला है ड्रैगन वाला, दोनों कहानी क्या चीज़ का मैसेज देता है? चाइनीज़ पेंटिंग का मैसेज देता है। तो नरेटर बोल रहा है कि उस दो कहानी का कॉन्ट्रास्ट करो, तुलना करो मेरे नेटिव लैंड का कहानी से। नेटिव लैंड कहाँ पर है? फ्लैंडर्स। समझते हो आप? फ्लैंडर्स का कहानी सब क्या बताता है? वेस्टर्न पेंटिंग के बारे में बताता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? आगे बढ़े। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प, मतलब 15वीं सदी में एंटवर्प एक जगह का नाम है। अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। बोलता है कि एक मास्टर ब्लैक स्मिथ मतलब एक बहुत ही मंझा हुआ लोहार जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस। ठीक है, क्विंटन मेट्सिस, वो उसको प्यार हो जाता है विद अ पेंटर्स डॉटर, एक पेंटर का बेटी से। एक लोहार को किससे प्यार हो जाता है? द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब वो पिताजी जो है, पेंटर जो है वो पिताजी हो गया, वो बोलता है कि हम ऐसे दामाद को स्वीकार नहीं करेंगे जो क्या हो? लोहार हो, ब्लैक स्मिथ हो। सो क्विंटन स्नीक इनटू द पेंटर्स स्टूडियो। तो क्या करता है क्विंटन? एक दिन स्नीक मतलब चुपके से घुस जाता है पेंटर्स का स्टूडियो में, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। और उस पैनल मतलब वो जगह जहाँ पर पेंटिंग बनाते हैं, वहाँ पर एक मक्खी बना देता है। विथ सच डेलिकेट रियलिज्म, मतलब इतना बारीकी से उसको असली बनाता है, एकदम असली चित्र बना देता है। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट, कि एक मास्टर आ जाता है, मास्टर मतलब लड़की का पिताजी आ जाता है और देखता है कि मक्खी को भगाने की कोशिश करता है। वो उसको मक्खी को असली समझ लिया वो, तो समझ लो, और मक्खी को भगाने की कोशिश करता है। बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, इससे पहले कि वो समझ पाए कि असली में हुआ क्या है। असली में क्या हुआ है? पेंटिंग तो बनाया है, मक्खी का पेंटिंग है वो। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। तो पिताजी क्या करते हैं? क्विंटन को तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं अपने अप्रेंटिस मतलब सहायक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि आओ अब तुम मेरे साथ काम करोगे, अब तुम लोहार का काम छोड़ दो, मेरे साथ काम करो। और ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ द एज। तो वो अपनी प्रेमिका से शादी कर लेता है और आगे चल के वो क्या बनता है? उस ज़माने का सबसे फेमस पेंटर बन जाता है वो कौन? लोहार का नाम क्या है? क्विंटन मेट्सिस। ठीक है, इसको प्यार हो गया किससे? एक पेंटर के बेटी से। ठीक है, तो दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। तो ये जो ऊपर का दो स्टोरी है, बेसिकली हम लोग 3 स्टोरी पढ़े हैं ना, तो 2 स्टोरी जो है मेन ऊपर वाला वो डाउजी वाला और अभी का ये दो, वो डाउजी किसका कहानी दिखा रहा है? चाइनीज़ वाले लोग का। और अभी जो ये कहानी है ये यूरोपियन का दिखा रहा है। ठीक है, तो दोनों ही स्टोरी क्या दिखाता है? इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। दोनों ही 2 फॉर्म का जो आर्ट है, दोनों ही आर्ट का उद्देश्य दिखाना चाह रहा है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, एक यूरोप वाला आर्ट है, उसमें क्या होता है? परफेक्ट हर चीज़ को बनाया जाता है। और इल्यूजनिस्टिक ऐसा चीज़ जो भ्रम पैदा कर दे। ठीक है, इल्यूजन पैदा करे। लाइकलीनेस हूबहू बनाना, वो यूरोप वाले आर्ट का खासियत है। और एक दूसरा जो आर्ट है जो कि चाइना का है, चाइना एशिया में ही है, समझ रहे हो?
उस वाले आर्ट का क्या खास बात है? द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। चाइना वाले आर्ट का मेन खूबी क्या है कि वो बाहरी खूबसूरती को नहीं देखता है, वो हमेशा अंदर का कोई बात बताता है, आंतरिक। आगे और डिटेल में देखते हैं कि आंतरिक बात होता क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर होगा। इन द चाइनीज स्टोरी, अब और डिटेल में बताया गया है चाइनीज़ का स्टोरी में, द एम्पेरर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। चाइनीज़ का जो स्टोरी था उसमें क्या करता है, एक एम्पेरर कमीशन मतलब एक पेंटर को बुलाता है और बोलता है कि बनाओ चित्र, और उसका चित्र को काफ़ी अप्रिशिएट करता है, तारीफ़ करता है। ठीक है, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन वो आर्टिस्ट ही है जो एम्पेरर को समझाता है कि मेरे पेंटिंग का मतलब क्या है। असली मीनिंग कौन समझाता है? आर्टिस्ट ही समझाता है। द एम्पेरर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कनकर्ड। देखिए, एम्पेरर भले ही बहुत शक्तिशाली हो, वो अपना जो ज़मीन पे राज कर रहा है उस पर अपना हक जमा के रखे, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन एक आर्टिस्ट ही है जिसको पता है कि अंदर का रास्ता क्या है। ठीक है, एक आर्टिस्ट ही है जो अपने पेंटिंग को समझा सकता है, भले ही वो एम्पेरर हो या फिर कोई भी हो। किसको कौन समझा पाएगा? आर्टिस्ट ही मीनिंग समझा पाएगा अपने पेंटिंग का। ठीक है, अंदर वाले मीनिंग का। लेट मी शो द वे द डाओ। तो डाओ बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंदर का रास्ता। अब ये डाओ जो वर्ड है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है? अ वर्ड डैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स। तो डाओ का मीनिंग दो चीज़ होता है, एक तो वो रास्ता हो गया, जो रास्ता से अंदर का मीनिंग समझाया जाए वो रास्ता हो गया डाओ का मीनिंग, और दूसरा मीनिंग होता है ब्रह्मांड का मिस्टीरियस वर्क, रहस्यमय काम। ठीक है, डाओ का मीनिंग दो चीज़ होता है। क्या क्या होता है? एक वो रास्ता जिससे अंदर का तरफ ले जाया जाए, आंतरिक जीवन का तरफ, और दूसरा चीज़ क्या है? ब्रह्मांड का रहस्यमय काम। सब डाओ का मीनिंग होता है। द पेंटिंग इज़ गॉन, और उसके बाद क्या होता है? वो दिखाने ही वाला होता है कि पेंटिंग गायब हो जाता है वॉल पर से। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। लेकिन आर्टिस्ट का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, अंदर का चीज़ दिखाने का काम वो दिखा दिया। ठीक है, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। और वो उसका जो काम है वो भौतिक रूप में दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो सिर्फ आर्टिस्ट ही महसूस कर सकता है और वही दिखा सकता है। समझ रहे हो यहाँ तक? अ क्लासिकल चाइनीज़ पेंटिंग लैंडस्केप इज़ नॉट मीन्ड टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। तो एक चाइनीज़ पेंटिंग जो होता है लैंडस्केप का, वो उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम हूबहू कोई चीज़ को रिप्रोड्यूस कर दें, हूबहू उतार दें पेंटिंग में। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न पेंटिंग लोग करता है। चाइनीज़ का वो ऐसा काम नहीं है, रिप्रोड्यूस करना काम नहीं है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स यू टू बोरो हीज आइज़। यूरोपियन का जो पेंटर होता है वो क्या चाहता है कि देखने वाले का आँख थोड़ा देर उधार मिलना चाहता है। वो चाहता है कि तुम सिर्फ देखो उसको, एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट। वो चाहता है कि तुम उसी दृष्टिकोण से देखो कोई पेंटिंग को जिस दृष्टिकोण से वो सोच कर बनाया हुआ है पेंटिंग को। वो कौन? यूरोपियन पेंटर। समझ रहे हो यहाँ तक? फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक खास दृष्टिकोण से ही देखो उस पेंटिंग को। ये कौन चाहता है? यूरोपियन पेंटर चाहता है। ठीक है, द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। लेकिन एक चाइनीज़ पेंटर एक ही दृष्टिकोण से नहीं दिखाना चाहता है अपना पेंटिंग को। हीज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। एक चाइनीज़ पेंटर का जो लैंडस्केप होता है वो हूबहू कोई रियल लैंडस्केप नहीं होता है। लैंडस्केप मतलब समझो धरती का कोई पेंटिंग। ठीक है, दृश्य। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट। चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि तुम किसी भी दृष्टिकोण से देख लो, कहीं से भी ढुक जाओ वो पेंटिंग में मानसिक रूप से। समझ रहे हो? एंड देन ट्रैवल इन इट। चाइनीज़ पेंटर चाहता है कि तुम पेंटिंग में ढुक जाओ और उसमें ट्रैवल करो, खो जाओ पेंटिंग में एकदम। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। वो आर्टिस्ट जो है वो चाहता है कि रास्ता बना देता है तुम्हारे आँखों को सफ़र करने के लिए ऊपर से नीचे तक। वो दिखा रहा है कि ऐसे से देखो तुम। एंड देन बैक अगेन इन अ लीजियरली मूवमेंट। और फिर वापस आ जाओ एक लीजियरली मूवमेंट मतलब सुनहरा यात्रा से। यात्रा क्या चीज़ का? पेंटिंग का। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल स्क्रोल। अब ये हॉरिजेंटल स्क्रोल एक टाइप का पेंटिंग होता है। ठीक है, सोच लो कि ऐसा स्क्रोल किया हुआ पेंटिंग है, इधर से खोलेंगे तो
आधा दिखेगा, फिर इधर से खोल लेंगे पूरा दिख जाएगा। तो बोला कि हॉरिजेंटल स्क्रोल एक टाइप का पेंटिंग है। उस पेंटिंग के मामले में ये काफ़ी सत्य है ये बात कि पेंटर कैसे दिखाना चाहता है हमें कोई पेंटिंग को। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव टू द अदर एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। लाइक वो जो खोलने का प्रक्रिया है और फिर उसको फोल्ड कर देते हो दूसरा सेक्शन खोलने के लिए, तो वो पेंटिंग में क्या ऐड कर दे रहा है, समय का भी सीमा ऐड कर दे रहा है, समय का एक पहलू भी ऐड कर दे रहा है कि वो देखो पहले फिर ये देखो। ऐसा कोई पेंटिंग में नहीं कर सकते हैं समय का बात डालना, सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्क्रोल में डाल सकते हैं ऐसा फीचर। कैसा फीचर? टाइम डायमेंशन। ठीक है, ये कीवर्ड है टाइम डायमेंशन, आंसर सब में इंक्लूड करना चाहिए सबको को। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। और चाइनीज़ पेंटिंग में एक व्यूअर सिर्फ आंखों से ही नहीं देखता है, वो खुद ही पार्टिसिपेट करता है वो पेंटिंग में। कौन सा पेंटिंग में? चाइनीज़ पेंटिंग में एक व्यूअर जो है, दर्शक जो है, वो खुद ही हिस्सा ले लेता है वो पेंटिंग में। समझ रहे हो? जो डिसाइड करता है, हु डिसाइड एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, वो दर्शक ही डिसाइड करता है कि वो कौन से रास्ते से गुजरेगा पेंटिंग में। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। वो ऐसे पार्टिसिपेट करता है, मानसिक रूप से भी पार्टिसिपेट करता है और फिजिकली भी पार्टिसिपेट करता है। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हीज आइज। जैसा कि वेस्टर्न पेंटर क्या चाहता है, हम लोग का सिर्फ आँख चाहता है, तुम सिर्फ देखो। लेकिन चाइनीज़ पेंटर ये नहीं चाहता कि तुम सिर्फ देखो, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हीज माइंड। वो चाहता है कि तुम उसके दिमाग में ढुक जाओ, वो क्या सोच के पेंटिंग बनाया है तुम भी वही सोचो। ऐसा चाइनीज़ पेंटर चाहता है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड अ कॉन्सेप्चुअल स्पेस। वो जो लैंडस्केप, वो जो धरती का जो दृश्य है, वो काफ़ी आंतरिक मीनिंग और रहस्यमय मीनिंग देता है। ठीक है, जो कि अंदर से समझना पड़ेगा। तो दिस कंसेप्ट is expressed as sansui, literally mountain water, which used together represent the word landscape। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है चाइनीज़ पेंटिंग और वेस्टर्न पेंटिंग का, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक्सप्रेस किया जाता है किस रूप में? सैनसुई के नाम से। सैनसुई जानते हो चाइनीज़ वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है लिटरली इसका मीनिंग होता है माउंटेन वाटर। सैनसुई का मीनिंग क्या है? पहाड़ और पानी। ठीक है, जो दोनों मिलके क्या बनाता है? विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। जो दोनों मिलके क्या दिखाता है? धरती दिखाता है, लैंडस्केप दिखाता है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज दे रिप्रेजेंट टू कम्प्लीमेंट्री पोल्स। सो इमेज का दो तत्व के अलावा ये क्या दिखाते हैं? दो कम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एक दूसरे को पूरा करे, जो पूरा करता हुआ ध्रुव दिखाते हैं। रिफ्लेक्टिंग द डाविस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। और यही डाविस्ट जानते हो, वो डाउजी ऊपर में जो लिखा था स्टार्टिंग में। तो बोला जा रहा है कि लैंडस्केप का हमेशा दो ही एलिमेंट होता है, वो है माउंटेन और एक ठो वाटर। द माउंटेन इज यांग, और चाइनीज़ वर्ड में माउंटेन को क्या बोला जाता है? रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन। अब वो माउंटेन का गुण क्या है कि वर्टिकली खड़ा है, एकदम सीधा खड़ा है हेवन तक। ठीक है, स्वर्ग तक खड़ा हुआ है। स्टेबल, काफ़ी स्थिर है। वार्म, गर्म है। एट ड्राई इन द सन, और सूरज में सूखा हुआ है वो। कौन? वाइल द वाटर इज येन, लेकिन पानी को क्या बोला गया चाइनीज़ वर्ड में? येन। हॉरिजेंटल, वो क्या है? हॉरिजेंटल है। माउंटेन क्या था? वर्टिकल था। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो येन जो है वो पानी धरती पर रेस्ट की हुई है। फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कूल, वो बह सकती है, मॉइस्ट है, चिपचिपी है, एंड कूल, ठंडी है वो। द इंटरेक्शन ऑफ यीन, और ये जो इंटरेक्शन मतलब तालमेल जो होता है यीन, जो कि है रिसेप्टिव, फेमिनिन, एक्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। यीन क्या दिखाती है? पानी दिखाता है कि पृथ्वी का औरतवा वाला गुण दिखाता है। ठीक है, पानी। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, और जो काउंटर पार्ट है यंग, जो कि पहाड़ है, वो कौन सा पार्ट दिखा रहा होगा? पुरुष का पार्ट दिखा रहा होगा। ठीक है, एक्टिव एंड मैस्कुलिन, वो काफ़ी एक्टिव है और मैस्कुलिन तगड़ा है थोड़ा। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म। तो डाओइज्म में यही कॉन्सेप्ट है कि हर नेचर का दो एलिमेंट होता है, एक फेमिनिन और एक तो मैस्कुलिन। ठीक है, और इसमें कौन दिखा रहा है फेमिनिन का कॉन्सेप्ट? वाटर दिखा रहा है, और मैस्कुलिन का माउंटेन। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट। तो अक्सर एक चीज़, इंसान सिर्फ दो ही चीज़ देख पाता है
माउंटेन और वाटर, इसके अलावा थर्ड एलिमेंट को वो छोड़ देता है। वो थर्ड एलिमेंट क्या है? द मिडल वॉइड वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। मिडल वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, वो खाली जगह है जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है। ठीक है, दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम सुने हो सब कोई? योगा के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं सांस वाला। ठीक है, तो इसका कंपेयर किया गया है प्राणायाम से। प्राणायाम में लोग करते क्या है? ब्रीद इन, सांस लेते हैं, रिटेन रोकते हैं, रिटेन मतलब रोकते हैं, और ब्रीद आउट फिर छोड़ देते हैं सांसों को। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीद इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर। जो सस्पेंशन मतलब थोड़ा देर जो ठहरते हैं, सांस लेके थोड़ा देर तो ठहरते हैं और छोड़ने से पहले, उसी टाइम में क्या होता है? हम लोग ध्यान लगा लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, द मिडल वॉइड इज इसेंशियल। वो जो बीच का जो शांति है वो काफ़ी ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट। वो उसके अलावा, उसके सिवाय कुछ भी हो ही नहीं सकता है उसके बिना। किसके बिना? मिडल वॉइड के बिना। ठीक है, और बाकी दो चीज़ क्या है? माउंटेन एंड वाटर, दोनों का बीच में क्या है? मिडल वॉइड है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। अब इसका तुलना कर दिया गया फट से चाइनीज़ पेंटिंग से। तो चाइनीज़ पेंटिंग में भी बीच में क्या कर दिया जाता है? वाइट खाली जगह छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे मिडल वॉइड इंपॉर्टेंस है, वैसे ही चाइनीज़ पेंटिंग में ये वाइट स्पेस इंपॉर्टेंस है। ठीक है, यहीं पर लोग क्या करते हैं? लोग ध्यान लगाते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, लोग गेस करते हैं। समझ रहे हो? दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और ये मिडल वॉइड ही वो जगह है जहाँ पर इंसान का रोल आ जाता है। किसका रोल आ जाता है? इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द कंडूट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स। और हेवन, स्वर्ग और धरती के बीच में कौन है? इंसान है। वो कंडूट, एक माध्यम बन जाता है बातचीत का दोनों के बीच में। दोनों का? किसका? हेवन और अर्थ। अभी बोल रहे थे माउंटेन वाटर ना, वही माउंटेन को हेवन से कंपेयर कर दिया गया है और वाटर को अर्थ से। दोनों का बीच में मिडल वॉइड का जगह कौन ले लिया है? इंसान, ह्यूमन बींग्स। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल। ह्यूमन बींग का होना काफ़ी ज़रूरी है। इवन इफ ओनली सजेस्टेड, सिर्फ नाम का ही हो लेकिन प्रेजेंस होना चाहिए उसका। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑपरेस्ड बाय लॉफ्टी पिक्स। भले ही इसको माउंटेन दबा दे लेकिन ह्यूमन बींग्स का होना ज़रूरी है। ही इज इन फ्रांसिस्को सेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। जैसा कि फ्रांसिस्को सेंग नामक एक व्यक्ति है, इन्होंने काफ़ी अच्छे शब्दों में बयां किया है ह्यूमन बींग्स को। क्या क्या है उन्होंने ह्यूमन बींग्स को? इन्होंने कहा है द आइज़ ऑफ द लैंडस्केप। वो लैंडस्केप के क्या है? आँख के जैसे है। ठीक है, इसी के साथ एक कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है और भी है थोड़ा, फिर देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ये क्या है? एक एक्सर्प्ट है, छोटा सा पार्ट लिया गया है लैंडस्केप ऑफ द सोल से, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। ये बुक का नाम है, इस बुक से छोटा सा पार्ट लिया गया है। अब देखो नीचे जो बॉक्स में दिया गया है ना, वो बॉक्स का एक बार नीचे में देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है ब्रिंदा सूरी। ये एक आर्टिकल है जिसको किसने लिखा है? ब्रिंदा सूरी ने। और ये आर्टिकल कहाँ छपा था? ये तो जानते हो अखबार का नाम है। और कब छपा था? 28 अगस्त 2005 में छपा था। तो पढ़ते हैं आर्टिकल है क्या, एक बार देखते हैं। आर्टिकल का हेडिंग है गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। आउटसाइडर आर्ट बोलने का मतलब बाहर का इंसान एक आर्ट बनाया, चलो उसको देखते हैं क्या है, उसने क्या बनाया है। तो व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन डुबुफेट mooted the concept of art brut in 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest। तो लेकिन जब एक फ्रेंच पेंटर जिनका नाम है जीन डुबुफेट, फ्रेंच पेंटर का नाम क्या है? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? आर्ट ब्रूट। ठीक है, कब दिया ये कॉन्सेप्ट? 1940 में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज अ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये जो अनट्रेंड मतलब बिना ट्रेन किया हुआ एक इंसान जो पेंटिंग बना दे, ये कॉन्सेप्ट उस टाइम बहुत ही सीमित था। कोई लोग जानता नहीं था कि ऐसा भी कोई पेंटिंग बना सकता है जो ट्रेंड ना हो। ठीक है, फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग। वेल्ड मतलब पर्दे के पीछे छिपा हुआ, उसका
शुरुआत काफ़ी छिपा छिपा सा रहा, कोई लोग जाना नहीं कैसे शुरुआत हुआ। आउटसाइडर आर्ट जो है हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्पररी आर्ट इंटरनेशनली। तो ये आउटसाइडर आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया पूरे दुनिया भर में, ठीक है। दिस जेनरी इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो ये जो शैली है, जेनरी मतलब शैली, एक आर्ट करने का तरीका, ये जो है इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये वैसा पेंटिंग है जो लोग बनाते हैं वो लोग फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं। समझ रहे हो बातों को? मतलब ये लोग कभी सीखे नहीं है पेंटिंग कैसे करते हैं, और ये लोग जो पेंटिंग बना दे तो इन लोगों का पेंटिंग क्या कहलाएगा? आउटसाइडर आर्ट कहलाएगा। येट शो टैलेंट, लेकिन लोग पेंटिंग में क्या दिखा देते हैं? टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, और एक आर्टिस्ट की तरह ही डीप मैसेज कन्वे करते हैं ये लोग अपना पेंटिंग में भी, भले ही ये लोग ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं। Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. तो जिस समय जब डुबुफेट जानते हो ना कौन है? ये फ्रेंच पेंटर है ये, जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया था। तो जब वो अपना कॉन्सेप्ट दे रहे थे, जब इस चीज़ का बारे में, आउटसाइडर आर्ट के बारे में जब कॉन्सेप्ट दे रहे थे, तभी एक इंसान है अनट्यूटर्ड जीनियस, जिनको कोई पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो क्या है? जीनियस है। वॉज क्रिएटिंग अ पैराडाइज, वो क्या बना रहे थे तब? एक पैराडाइज मतलब स्वर्ग बना रहे थे तभी। ईयर्स अगो द लिटल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगैन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प्टेड विथ स्टोन। लगी सालों पहले ये एक इंसान है, ठीक है, जो अनट्यूटर्ड जीनियस जिनको कहा गया है, वो क्या किए? जंगल काटना शुरू कर दिए सालों पहले, और जंगल काट के क्या बनाना चाहते हैं? एक गार्डन बनाना चाहते हैं जिसको सजाए हुए हैं किससे? पत्थर से कहीं के बाउंड्री किए हुए हैं। तो क्या लिखा हुआ था? स्कल्प्टेड विथ स्टोन एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। तो उन्होंने वो जो गार्डन बनाया है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? स्टोन से, और रिसाइकल्ड मटेरियल, फेंका हुआ चीज़ को फिर से वापस में यूज़ लाए तो उसको बोलते हैं रिसाइकल्ड मटेरियल। उससे उन्होंने क्या बना दिया? रॉक गार्डन बना दिया। कहाँ पर बनाया है? चंडीगढ़। ये तो इंडिया का है, ठीक है। इट्स 80 ईयर ओल्ड क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद। तो वो इंसान कौन थे? नेकचंद। वो 80 साल के हैं। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। तो इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है आउटसाइडर आर्ट का कॉन्सेप्ट में, और उसके सबसे बड़े योगदान कौन दिया है उसमें? नेकचंद। द 50th इश्यू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विज़न एक मैगजीन है, ठीक है, यूके बेस्ड मैगजीन, पियोनर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशन, फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर वुमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज़ कवर। तो इन्होंने जो सालाना मैगजीन जो निकालते हैं उसका कवर पेज में रॉक गार्डन का जो एक स्कल्पचर है जिसका नाम है वुमेन बाय द वाटरफॉल, इसको छापा हुआ है उस मैगजीन में। मैगजीन क्या है? रॉ विज़न। समझे ये बात? द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट, ये जो आउटसाइडर आर्ट है, फिर आर्ट ब्रूट है और रॉ आर्ट है, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। कि एक अनट्रेंड पर्सन पेंटिंग बना दे वो क्या कहलाएगा? आउटसाइडर आर्ट कहलाएगा। तो ये जो धारणा था was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। अभी भी बोल सकते थे कि ये जो आउटसाइडर आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है या फिर रॉ ब्रूट का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भी कच्चा हालत में था। किस मामले में? उसमें सांस्कृतिक कल्चरल कोई इन्फ्लुएंस था नहीं, और आर्टिस्टिक उतना भी कोई खास आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन नहीं होता था उस सब में। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी अ मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। बोला जा रहा है कि कोई भी बेकार चीज़, टीना से लेके सिंक समझते हो जहाँ पे बर्तन वर्तन धोआ जाता है, वो सब चीज़ से लेकर, या फिर टूटा फूटा कार, ये सब चीज़ को इस्तेमाल करके भी क्या बना सकते हैं हम लोग? एक आर्ट बना सकते हैं। ये बात किस में कहा गया है? आउटसाइडर आर्ट या फिर आर्ट ब्रूट या फिर रॉ आर्ट, 3 नाम है इसका कॉन्सेप्ट में कहा गया है। something Nekchand has taken into dizzying height।
और इस चीज़ को, ये कॉन्सेप्ट को नेकचंद जो है वो काफ़ी ऊंचे स्थान तक पहुंचा चुके हैं कि बुरे फेंका हुआ चीज़ को भी इस्तेमाल कर लेना आर्ट में, ठीक है। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंसेस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ एन यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। बोलता है कि स्विस कमीशन, यूनेस्को का एक कमीशन है स्विस कमीशन, उन लोग क्या कर रहा है, इनका सम्मान देने के लिए कि एक इंसान अपने सपने के बलबूते पर क्या अंतर पैदा कर सकता है, करने के लिए क्या कर रहा है वो लोग, यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, उसका वर्क को दिखाया जा रहा है यूरोपियन एक्सपोजिशन में, ठीक है। समझे कि नहीं ये बात। द 5 month इंटरेक्टिव शो Realm of नेकचंद beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy। बोला जा रहा है कि एक 5 महीना का एक शो चलने वाला है जिसका नाम है Realm of नेकचंद। ये तो अखबार का पार्ट है ना, तो न्यूज़ जैसा ही लिखा गया है कि Realm of नेकचंद एक प्रोग्राम का नाम है। ये चलने वाला है, अक्टूबर से शुरू होने वाला है ये, और कहाँ पे ये होगा, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेंस। और नेकचंद जी का क्या कहना है, बोलते कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का बात यही है कि लोग जब मेरे गार्डन में चलते हैं, टहलते हैं, चलते हैं, तो उनका खुशी देखकर मुझे बहुत खुशी होता है, यही उनका कहना है। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाता है।